Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is numericals of mole fraction. जैसे अपने आपको याद हो बेटा लास्ट वीडियो में हमने मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशंस और उसके फॉर्मूले को ड्राइव किया था, ठीक है बेटा। तो उसके न्यूमेरिकल्स लास्ट वीडियो में नहीं हो पाए थे, तो अब इसमें बेटा हम न्यूमेरिकल करेंगे बेसिकली मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। और उसके बाद केवल एक सिंगल टर्म आपकी बचेगी, क्योंकि देखिए आपकी कंसंट्रेशन जो मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन थे उसके डिफरेंट टाइप्स थे। पहला टाइप आपका क्या था बेटा, याद करिए परसेंटेज, उसके 3 टाइप्स वो कंप्लीट हो गए, उसके न्यूमेरिकल हो गए। उसके बाद स्ट्रेंथ और पीपीएम, तो उसके फॉर्मूले, उसके डेफिनेशन न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। उसके बाद आपकी बेटा मोलैरिटी और मोलैरिटी वो कंप्लीट, फॉर्मेलिटी है ना, उसकी डेफिनेशन वगैरह बताई बस, क्योंकि वो अब हमारी टर्म ज़्यादा नहीं आती। तो मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी ये खत्म बेटा। उसके बाद हमारा मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन, तो उसके आपके फॉर्मूले और डेफिनेशंस हो चुके हैं। अब उसके आज हम मास फ्रैक्शन आपके उसमें नहीं आता, ठीक है, लेकिन बेसिक था, पहले था, मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, तो मैंने बता दिया। आज मोल फ्रैक्शन की न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करते हैं और देन हम उसके बाद आपके पास एक टर्म बचेगी बस, नॉर्मेलिटी, और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो अपने इसमें लेते हैं, देखिए न्यूमेरिकल्स को मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी बेटा न्यूमेरिकल आए करें, आपका ड्यूटी बनती है सबसे पहले आप क्या किया करो कि जो भी गिवन डेटा है न्यूमेरिकल में उसको पहले लिखो बेटा, ठीक है। जैसे आप देखो इस न्यूमेरिकल में आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पता करना है ना, कैलकुलेट था, तो आप लिख लो क्या करना है आपको जी, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और किसका बताना है बेटा, में बेंजीन का बताना है, ये आपको बताना है, सही। ये मैंने वैसे लिख दिया, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और किस में बताना है, बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास। तो बेटा ये बेंजीन 30% बाई मास है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसमें है, तो ये हमेशा किसका होता है, याद करो। लैंग्वेज देखो साफ साफ क्लियर हो रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, मतलब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बताना है एक सॉल्यूशन में, और वो सॉल्यूशन कंटेन करता है 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये किसका होगा 30% बाई मास, बेंजीन का, और किस में होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर? तो सॉल्यूशन किसका बन रहा है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनेगा। चलो, मतलब सॉल्वेंट जो है वो आपका कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिलकर क्या होगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा। अब देखो बेटा, हमने आपको एक वही सिखा रखा था कि कभी भी आपको ये 30% बाई मास है ना आपको दे दिया, तो इसका मीनिंग क्या होता है, याद करो। मैंने कहा बाई मास मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 30% मास बाई मास। भाई देखो बाई मास तो दे ही रखा है, और नीचे मास है तो ऊपर तो हमेशा क्या होगा, मास ही आएगा, ठीक है नहीं। और अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता तो वो गिवन देता। देखो आपको मैंने बताया भी जब ये पढ़ाई थी कि केवल अगर या तो पूरा लिखा आएगा परसेंटेज मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और अगर शॉर्ट में आता है बाई मास, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, बाई मास हमेशा किसमें मिलता है, जिसमें ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, वाई वॉल्यूम, तो भी क्या मिलेगा, मास बाई वॉल्यूम। चाहे वाई मास दे रखा हो चाहे बाई वॉल्यूम दे रखा हो, दोनों में ऊपर क्या मिलता है, मास। और अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है तो पूरा लिखा मिलेगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम का मतलब कभी ये नहीं निकलेगा कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इज इट क्लियर? ये मैं आपको परसेंटेज के टाइम पे क्लियर कर चुका हूं। अब देखो परसेंटेज बाई मास का मीनिंग क्या निकल रहा है, वही चीज बेटा मैंने आपको क्या सिखाया है, 30% को हटाओ, नीचे की तरफ 100 बढ़ाओ, है ना। ऊपर भी क्या हो गया, देखो मास हो गया, और नीचे भी क्या है, मास। ऊपर किसका होता है हमेशा, सॉल्यूट का, और नीचे हमेशा किसका होता है बेटा, है ना, सॉल्यूशन का। ये चीजें सिखाई थी आपको, क्लियर। देखो 30% परसेंटेज हटाया, नीचे की तरफ 100 बढ़ाया, ऊपर मास नीचे मास, ठीक है। ऊपर किसका, सॉल्यूट का, नीचे किसका, सॉल्यूशन का, सिंपल। और मास की बेटा यूनिट क्या होती है, ग्राम, और इधर भी मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो आपको देखो इस डेटा से 30% बाई मास से दो चीजें पता चल गई कि आपके मास ऑफ द सॉल्यूट पता चल गया आपको, और मास ऑफ द सॉल्यूशन। और सॉल्यूट कौन है आपके पास, आपको न्यूमेरिकल से पता चल रहा है, आपके पास सॉल्यूट है बेंजीन, समझा आप। तो आपको बेंजीन का मास पता चल गया बेटा। अच्छा, हम एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ यहीं से हम बेटा मास ऑफ द सॉल्वेंट पता नहीं कर सकते क्या,
भाई आपके पास मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट। आ गया पॉइंट समझ बेटा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा और मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास ये रहा। तो इस तरीके से मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या हो गया, देखो बेटा आपको दे रखा है ये मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपके पास 30 ग्राम। तो इस तरीके से मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितना आ गया। और सॉल्वेंट है कौन बेटा आपके पास, आप याद करो, है ना आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो आपको बेटा CCl4 का भी पता चल गया मास, मतलब जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। आपको बेंजीन का भी पता चल गया, जो सॉल्यूट का काम, दोनों के मास पता चल गए। ठीक है, अब आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में क्या आता है। देखो आप याद करो, मैं साइड में मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले लिख लेता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ये क्या बनेगा, आप बताओ मुझे। मोल्स ऑफ बेंजीन बनेगा अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड। यही होता है भाई, जिसके मोल्स निकालने होते, मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना होता है बेटा, क्लियर है पॉइंट, उसके मोल्स हम ऊपर ले लेते हैं, बाकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स नीचे आ जाते हैं। तो हमें बेंजीन के मोल्स चाहिए और बेटा और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स चाहिए। कहां से आएंगे, तो आप मोल बराबर फॉर्मूला लिख लो, तो आप निकाल लो। मोल के लिए किसकी जरूरत पड़ती है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आप पहले मोलर मास निकाल लो। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, देखो मोलर मास ऑफ बेंजीन आपके पास निकाल लो बेटा, क्या आ जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक, तो 6 कार्बन है और एक कार्बन का वेट 12, 6 हाइड्रोजन है और एक कार्बन का आपके पास क्या हो गया 1। तो 12 6 है, आप बताओ बेटा, है ना 12 6 आपके पास कितने होते हैं 72, और प्लस 6 आपके पास कितना बन गया, देखो बेटा ये आपके पास बन गया 78 है। इसको मैं आप शॉर्ट में करूं तो आपके पास ये बन गया कितना 72 प्लस 6 इक्वल टू 78, है ना। और मोलर मास किसमें होता है, हमेशा ग्राम में, समझ में गया नहीं। चलो इसी तरीके से हम मोलर मास किसका निकाल लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखो बेटा हमारे पास क्या है ना भाई, हमारे पास कार्बन का कितना होता है, 1 कार्बन है 12, 4 Cl है और 1 Cl का क्या है 35.5। ठीक है, अब आप इसको करो, देखो 35.5 को डबल कर लो, कितना बन गया 35 का डबल 70 और 0.5 71, तो 2 मॉलिक्यूल का 71 का फिर डबल कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा 142। तो आपके पास हो गया 12 प्लस 142। ठीक है बेटा, और इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो 142 में आपने 2 करा 144 और 10 154 क्या ग्राम। तो आपके पास देखो, आप देख रहे हो दोनों के क्या निकल आए, मोलर मास भी निकल आए। अब आप देखो मोल्स निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे साइड में देखो क्या निकाल देता हूं, आपके पास मोल्स ऑफ बेंजीन बराबर क्या होगा बेटा, गिवन मास और मोलर मास। ये होगा किसका, बेंजीन का। तो गिवन मास कितना है आपके पास 30 और बेंजीन का मोलर मास कितना आया 78। ठीक है, तो ये इसके मोल्स आ गए बेटा। इसी तरीके से मोल्स निकाल सकते हो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के, उसका गिवन मास कितना है बेटा हमारे पास, सॉरी उसका गिवन मास है हमारे पास ये 70। देखो सॉल्वेंट है ना CCl4, सॉल्यूशन नहीं है, तो ये कितना है आपके पास 70 और उसका मोलर मास कितना है बेटा 154। तो इस तरीके से आपके पास मोल्स ऑफ, देखो मैं अभी तक का दोबारा क्लियर कर देता हूँ अगर कुछ बच्चों को नहीं आया हो। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, फिर आगे फाइनल की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि उसमें वैल्यू पुट करके तो आंसर ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, देखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पता करना है, सबसे पहले लिखा हमने। उसके बाद क्या दे रखा है, तो वो लिखा 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन एक सॉल्यूट का काम कर रहा है और उसका डेटा दे रखा है 30% बाय मास, और सॉल्वेंट कौन का काम कौन कर रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सोल्यूशन। और 30% बाई मास से हमने क्या किया, वही बेटा जो हमने चीज सिखाया आपको। बाई मास का मतलब होता है मास बाई मास, ये गलती बच्चों से यहाँ होती है, समझाया। बाई मास को वो क्लियर नहीं कर पाते, ऊपर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को क्या दे रखा है। तो बाई मास का मतलब मास बाई मास, अब ऊपर भी मास नीचे भी मास, ऊपर सॉल्यूट का नीचे सॉल्यूशन का। ठीक, परसेंटेज पढ़ाया 100 पढ़ाया, दोनों जगह मास की यूनिट लगाई, दोनों के ग्राम होता है। तो हमें दो चीजें पता चली, मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। इज इट क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास को डिडक्ट किया तो आपके पास क्या बन गया 100 - 30 70 बन गया। ठीक है बेटा,
तो हमारे पास इस तरीके से मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। हमने साथ में क्या करा, मोल्स के लिए बेटा मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स की जरूरत पड़ती है और मोल्स में मास के साथ मोलर मास की जरूरत पड़ती है, तो हमने तुरंत मोलर मास और निकाल दिया। मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का क्या C6H6 फार्मूला, अब देखो क्वेश्चन में गिवन नहीं आया, आपको पता होना चाहिए था। C6H6 करोगे 6 × 12, एक कार्बन का कितना होता है मास 12, 6 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 12 6 72 और 6 आपके पास क्या बन गया 78, तो मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना हो गया आपके पास 78। इसी तरीके से आपने मोलर मास ऑफ CCl4 काउंट किया, तो 1 कार्बन का 12, 4 क्लोरीन है, 4 × 35.5, इनको सबको ऐड करोगे आपको क्या बना 154, तो मोलर मास आ गया। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास करके आप मोल्स निकाल सकते हो, तो मैंने यहीं पर देखो मोल्स ऑफ बेंजीन निकाले, बेंजीन का गिवन मास कितना है 30, क्योंकि बेंजीन एक सॉल्यूट है और उसका मोलर मास 78। हमारे पास मोल्स ऑफ CCl4, ये एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास 70 है ना, हमने उसका मोलर मास कितना है 154, तो हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए। अब आप इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको देखो मोल्स ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है 30/78, ठीक, और यहाँ पे भी क्या है 30/78 प्लस में आपका ये कितना आ गया 70/154। अब आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा है ना, मोल्स ऑफ बेंजीन निकल के आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ से बेटे जब आप सॉल्व करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 0.458। क्लियर, तो ये आपका इसको घर पे जाकर बैठ के आप कैलकुलेट करिएगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन इस तरीके से आपके पास क्या आ गया। अब देखो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो दो तरीके हैं, आप एक तो फॉर्मूले में पुट करके, वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कहीं पे पूछ लेते हैं दोनों चीजों के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, मोल्स ऑफ CCl4, नीचे की टर्म सेम रहेगी, तो बस ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, बाकी तो मतलब ये यहाँ भी रहेगी, ये नीचे पूरा टोटल है, इसकी जगह ये ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नहीं तो एक दूसरा तरीका भी होता है, याद करो मैंने मोल फ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन भी बताई थी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिलके क्या बनता है 1, तो अगर हम 1 में से इसको डिडक्ट कर दें तो आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 भी आ जाएगा, वो शॉर्ट है, और वैसे करके आओ आपको उस पर भी उतने ही नंबर मिलते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बेटा देखो आपके ये एक न्यूमेरिकल हुआ, सिंपल न्यूमेरिकल था, इसका आपकी बुक में NCERT में बेटा एक ट्विस्टेड न्यूमेरिकल दे रखा है ना, वो नेक्स्ट उसमें कराता है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो देखो एक लास्ट न्यूमेरिकल और थोड़ा सा ट्विस्टेड है, आपको जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ, किसी भी टॉपिक से पहले एक इजी न्यूमेरिकल लेता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्टेड लेता हूँ। तो ये भी एक हल्का सा ट्विस्टेड न्यूमेरिकल है, इसमें आप देख रहे हो बेटा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता करनी है। अब देखो मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी दोनों का कंबाइंड न्यूमेरिकल है, और किस सॉल्यूशन की पता करनी है कि इथेनॉल इन द वाटर, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इथेनॉल वाटर में मिक्स किया गया है, और ठीक है नहीं, इथेनॉल इन वाटर, तो आपके पास सॉल्यूट कौन है बेटा इथेनॉल, इथेनॉल मतलब समझ में आ गया C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और वाटर क्या है एज ए सॉल्वेंट, इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया, और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको बतानी है। कैसे बनाया गया? इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज दिस 0.040, मतलब जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है उसमें जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, मतलब इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है वो आपको दे रखा है, बाकी कितना सॉल्यूट, कितना सॉल्वेंट, कितना वॉल्यूम कुछ नहीं दे रखा है, और एक वाटर की डेंसिटी दे रखी है। तो देखो ट्विस्टेड हुआ। तो अब देखो मोलैरिटी के लिए आपके क्या चाहिए बेटा, एक तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, आपको ये दो चीजें चाहिए, और वो आपको पता नहीं। और देखो मोलैरिटी यहाँ पे देखो क्या चीज है, हम कुछ डेफिनेशन बेस्ड होके जाएंगे तभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। क्लियर पॉइंट? और वो कैसे पता करेंगे, वो देखो बेटा कि मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोल्स पर लीटर, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है नहीं, कि कितनी 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं, तो यही होता है। तो ना तो हमें मोल्स पता सॉल्यूट के, ना मास पता, ठीक है। हाँ एक चीज, ये डेफिनेशन आपको एक वो देके जा रही है हिंट, वो हिंट क्या है आपको, मोलैरिटी की डेफिनेशन के बेसिस पर, ठीक है, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ, पर ये होता है ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। और अगर इसको मैं डिफाइन करता हूं तो क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, पर
लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो पर का मतलब क्या निकला यहाँ पे, है ना, 1 लिखना नहीं, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो यहां से आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर पता चल रहा है। इज इट क्लियर? एक थोड़ी सी हिंट आपको ये मिल रही है यहाँ से, ठीक है, कि आप भाई मोल्स निकाल लो किसी भी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल दो, नीचे आप 1 लगा देना बस, है ना, क्योंकि डेफिनेशन तो यही कहती है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपके पास मोलरिटी निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, ठीक है ना, अगर ये लीटर में है तो। क्लियर? तो आपके पास ये तो इनडायरेक्टली गिवन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पुट कर दोगे। एक तो टेस्ट ये है बेटा इसमें। अब बात आती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकल के आए, ठीक है। तो देखो हम वहीं जाते हैं, हमें जो दे रखा है हम उस पर जाते हैं। हमें क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दे रखा है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन है बेटा, यहाँ पे वाटर। अब आपको ये तो पता है 0.040, ना तो मोल्स ऑफ वाटर पता है आपको बेटा, ना मोल्स ऑफ इथेनॉल, कैसे निकलेगा? ठीक है, तो देखो इन्होंने यहां पर एक ये चीज हमें इनकी यूज में आएगी, क्योंकि आपको पता है वाटर एज ए सॉल्वेंट है ना, और वाटर की डेंसिटी देखो मैं साइड में यहां कर देता हूं कि आपकी डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हो वो होती है 1, वो दे भी रखी है केजी पर लीटर। तो इससे मीनिंग क्या निकल के आपका आया बेटा, आप देखो जरा, डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी D इक्वल टू क्या है, m/v। तो मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये भी हम इसको 1/1 लिख सकते हैं, 1 kg/1 लीटर। देखो यहां भी एक हिंट आपको मिली हुई है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर भी 1 लीटर है और मास ऑफ द वाटर भी आपके पास क्या है, 1 लीटर है। डेंसिटी ऑफ द वाटर 1 kg पर लीटर का मतलब क्या हो गया भाई, तो कुछ और भी हो सकता है, 2 kg/2 लीटर, तो भी रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक है नहीं, वो तो रेशियो बदल जाएगा, लेकिन रेशियो तो 1 आएगा। तो हम जो एक जनरल रेशियो मिनिमम बन के आ रहा है वो तो ये निकल के है ना, 1 kg/1 लीटर, 2 kg/2 लीटर भी कह सकते हो, 5 kg/5 लीटर भी कह सकते हो, है ना, आधा लीटर, है ना, आधा kg अपॉन में आप आधा लीटर दे दो तो भी बन ही आएगा। इज इट क्लियर? तो हमने मिनिमम रेशियो जो हुआ वो लिया एक जनरल। तो यहां से आपको वाटर का मास पता चल गया बेटा, और वाटर का वॉल्यूम पता चल गया। अब आपके पास वाटर का मास ये रहा, और मोलर मास ऑफ वाटर आप जानते हो भाई, मोलर मास ऑफ, है ना, वाटर, वो आपके पास क्या है, H2O 2 + 16। तो आपके पास क्या आ गया, यहां से मोलर मास ऑफ आपके पास वाटर निकल आया 18 ग्राम। यहां से आप मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हो कि नहीं भाई, मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है, गिवन मास। तो गिवन मास कितना है यहाँ पे, 1 kg/18, और देखो नीचे वाला ग्राम में, ऊपर वाला वैसे तो हम इसको चेंज कर लेंगे, तो 1000 क्या बन गया आपका ग्राम, अपॉन में क्या आ गया आपके पास 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया। तो देखो मोल्स ऑफ H2O जो आपके पास निकल के आ गए बेटा, वो कितने आ गए, आप 18 से इसको डिवाइड करो, ये 55.55 आ जाएगा। नहीं है, दोबारा बताता हूं, तो वो आपको एक हिंट दे रखी थी, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg पर लीटर, क्लियर है। तो डेंसिटी से हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, डेंसिटी वाटर के, तो मास भी वाटर का, वॉल्यूम भी वाटर का, 1 को ये इसका मीनिंग क्या निकलता है, 1 kg/1 लीटर, तो मैंने वही लिख लिया। तो इससे हमें इनडायरेक्टली क्या पता चला कि मास ऑफ वाटर भी हमारे पास कितना है, 1 kg, और वॉल्यूम ऑफ द वाटर भी कितना है आपके पास, 1 लीटर, ठीक है। तो हमने मास ऑफ वाटर को उठाया, वाटर का मोलर मास निकाल दिया, 18 ग्राम होता है, ठीक है। मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 1 kg, तो और ये हमारे पास अब ये ग्राम और 1 kg, तो हमने इसको ग्राम में चेंज कर लिया, इसको डिवाइड, इस तरीके से आपके पास मोल्स ऑफ वाटर आ गया बेटा, एक चीज के मोल्स तो आए। चलो अब आप यहाँ पुट कर सकते हो, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये भी यहाँ पे क्या बनेगा, है ना, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस ये आपके पास आ गया 55.5। अब आप इसको क्या करें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब तो आपके पास अननोन टर्म अभी 2 थी बेटा, तो 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन बनती है, उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती, हमारे पास एक ही कंडीशन थी, तो हमारे पास वेरिएबल भी अब क्या बचा बेटा, एक ही बचा, अननोन चीज क्या बची, एक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब आप इसको सॉल्व करना, तो बेटा इसके बेसिस पर आप जब सॉल्व करोगे तो इथाइल अल्कोहल के जो मोल्स निकल के आएंगे, है ना, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल आपके पास आ जाएंगे बेटा कितने, 2.31 मोल्स। इसको सॉल्व करोगे बेटा, आप घर पे कीजिएगा,
तो आपको इसको सॉल्व करके मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितने निकल आएंगे। देखो मोल्स ऑफ वाटर हमने हिंट से निकाल दिए, वो यहाँ पुट करा, ये हमें पता है, ये पता है, एक वेरिएबल बचा हमारे पास, हम इसको पता कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने पता कर दिया, ये हमारे पास बन गया 2.31 मोल्स। इज दैट क्लियर? चलिए बेटा, तो ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। अब हमारे पास जब मोल्स आ गए बेटा, तो मोलैरिटी क्या है, ऊपर डेफिनेशन मैंने लिखी थी आपके पास, देखो क्या है, मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी बराबर क्या है, मोल्स है ना पर लीटर। मोल्स कितना आ गया 2.31 और पर लीटर, ये तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो 1 लीटर। तो आपके पास इस तरीके से मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी आ गई। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो आपके पास निकल के आई वो कितनी आ गई बेटा 2.31 है ना मोल्स पर लीटर, दैट इज द आंसर। इज इट क्लियर? तो देखो ये घुमाऊंगा थोड़ा सा, तो तभी कहता हूं पहले एक बार बेटा आप एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स करें। अब आप वैसे एनसीईआरटी का मेरा एक टॉपिक बचा है वैसे इस चैप्टर का, एक नॉर्मेलिटी बस एक डेफिनेशन और फॉर्मूला आपके सिलेबस में है, उसकी डेप्थ नहीं है। तो मेरी तरफ से तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप चाहो तो अब इस एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एक्सरसाइज सारे न्यूमेरिकल्स को करो, ठीक है नहीं? जो जो प्रॉब्लम में आया बताओ। बस मेरा नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मेलिटी करके इसको क्लोज करता हूँ चैप्टर को। ओके, थैंक यू।